Good morning, dear students. Today we will discuss Alexander Pope's famous poem Ode on Solitude. आज हम अलेक्जेंडर पोप की कविता ओड ऑन सॉलिट्यूड को डिस्कस करेंगे। ये कविता CCS यूनिवर्सिटी मेरठ के BA सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश के सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है और बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी और बाकी बोर्ड्स में भी, स्कूल बोर्ड्स में भी ये प्रेस्क्राइब्ड हो सकती है। तो अगर ये कविता आपके सिलेबस में है तो यू कैन डिस्कस with me and find the explanation of this poem. Alexander Pope is a very renowned poet of Augustan age. Augustan age के बहुत प्रमुख कवि हैं अलेक्जेंडर पोप। Augustan age AUGUSTAN Augustan age AGE, तो इस एज को बिलोंग करते हैं। इनका लाइफ स्पैन आप नोट कर सकते हैं फ्रॉम 1688 टू 1744। 1688 में इनका जन्म हुआ था और 1744 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाओं में वी कैन काउंट दी पैस्टोरल। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उनके नाम बता रही हूँ मैं, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। द पैस्टोरल, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1709। एसे ऑन क्रिटिसिज्म, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1711। द रेप ऑफ द लॉ की काफ़ी प्रसिद्ध कविता है, मॉक एपिक है पोप का, एंड इट वॉज पब्लिश इन 1712। 1712 में ये पब्लिश हुआ था। और इसके अलावा उन्होंने ट्रांसलेशन भी किए जो क्लासिकल पोइट थे होमर, तो हिज ट्रांसलेशंस ऑफ होमर ऑफ इलियड एंड ओडिसी they were published in 1715. These translations were published in 1715. 1715 में प्रकाशित हुए। द डांसियड इज अनदर मास्टरपीस ऑफ अलेक्जेंडर पोप, एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है एंड इट वॉज पब्लिश्ड अराउंड 1728। एसे ऑन मैन एक और इनकी फेमस कृति है, रचना है। इट वॉज पब्लिश इन 1734। 1734 में ये पब्लिश हुआ था। तो इस तरह से अलेक्जेंडर पोप जो है वो ऑगस्टन एज के विच इज़ कॉल्ड एज ऑफ प्रोज एंड रीजन ऑल्सो, उसके बहुत प्रमुख कवि हैं। इनकी रचनाएं काफ़ी पढ़ी जाती हैं और पसंद की जाती हैं। आज जो कविता हम डिस्कस कर रहे हैं, ओड ऑन सॉलिट्यूड, ये कविता पोप ने ही रोट इट व्हेन ही वाज ओनली 12 इयर्स ओल्ड। जब वो केवल 12 वर्ष के थे तब उन्होंने इस कविता की रचना की थी। और इस कविता की जो थीम है, जो विषय है, इट इज़ सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड यानी एकांत। एकांत के बारे में उन्होंने बात की है। एंड हार्ड वर्क एंड हैप्पीनेस, अ पर्सन कैन गेट happiness and satisfaction when he lives in solitude and he lives a simple and satisfied life, we can say, कि एक सिंपल जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं अगर उसे मिल जाती हैं और एकांत में फार फ्रॉम दी क्राउड, फ्रॉम दी कॉम्पिटिशन एंड हसल बसल ऑफ लाइफ अगर वो रहता है तो उसका जीवन बहुत ब्लेसेड होता है। कुछ इसी तरह की बातें हमने W.B. ईट्स की जो पोएम थी द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, उसमें भी पढ़ी थी। उसमें भी ईट्स ने ये इच्छा प्रकट की थी व्हाइल ही वाज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ लंदन। जब वो लंदन में घूम रहे थे तो उन्होंने ये इच्छा प्रकट की थी कि वो लेक आइल ऑफ इनिसफ्री जाना चाहते हैं। वहाँ पर एक अपनी कुटिया बनाना चाहते हैं, यानी वहाँ पे वो कुछ अपनी सब्जी उगाएंगे एंड ही विल गेट हनी फ्रॉम दी
बीज, उनको शहद मिल जाए, यानी खाने की चीज़ें उन्हें प्रकृति से मिल जाएंगी, एंड ही विल गेट पीस फ्रॉम दी नेचर। उनको वहाँ प्रकृति से की जो शीतलता है, जो कामनेस है, जो क्वाइटनेस है, वहाँ पर एक सोलेस मिलेगा, एंड इट विल सिंक इन हिज सोल एंड इट विल गिव हिम डीप सेटिस्फैक्शन। तो ये इच्छा उन्होंने प्रकट की थी। टॉमस ग्रे भी हमने डिस्कस किया है, उसकी प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड उन्होंने लिखा है टॉमस ग्रे ने कि जब वो सिंपल विलेजर्स की लाइफ के बारे में डिस्कशन करते हैं तो कहते हैं कि वो कहाँ रहते थे वो लोग, वो फार फ्रॉम दी मैडिंग क्राउड, यानी जो भीड़ जो पागल हुई जा रही है। और किस लिए पागल हुई जा रही है? एक रैट रेस है, एक कंपटीशन है आगे निकलने का, दूसरों से बेहतर करने का। तो वहाँ जो है वो भीड़ भाग रही है, तो उससे दूर वो विलेजर्स रह रहे थे। तो हम देखते हैं किस तरह से और भी कई पोइट्स हैं जिन्होंने ये इच्छा प्रकट की है कि वो भीड़ से दूर रहें। वो जो अननेसेसरी कह सकते हैं कंपटीशन भी नहीं है, जो अनहेल्दी कंपटीशन है। लोग एक दूसरे को पछाड़ने की रेस में बहुत कुछ गलत भी कर जाते हैं, आगे बढ़ने की चाह में बहुत से गलत काम भी कर जाते हैं, तो उससे वो दूर रहना चाहते हैं। तो कुछ इसी तरह के थॉट्स और एक्सप्रेशंस हैं अलेक्जेंडर पोप के इस कविता में। और इस कविता में 5 स्टैंजाज हैं, एंड वी विल डिस्कस देम वन बाय वन। So let us start the poem. The first stanza is like this. I will read out the lines. Happy the man whose wish and care a few paternal acres bound, content to breathe his native air in his own ground. पोप कहते हैं, एज आई हैव टोल्ड यू, कि पोप ने ये कविता लिखी थी व्हेन ही वाज ओनली 12 years old, जब वो केवल 12 वर्ष के थे। और काफ़ी मच्योरिटी ऑफ थॉट है कंसीडरिंग द एज ऑफ अ 12-year-old चाइल्ड। देर इज़ we can say there is quite we can say mature theme and mature thoughts which are expressed in this poem. तो पोप कहते हैं happy the man, that man is happy। आप इसको इस तरह से अगर मीनिंग लिख लेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए समझना। दैट मैन इज हैप्पी हुज विश एंड केयर अ फ्यू पैटर्नल एकर्स बाउंड। जो कि बाउंड को पहले ले लेते हैं। बाउंड सेकेंड लाइन का लास्ट शब्द है, जिसकी जो बाउंड यानी सीमित है या बंधा हुआ है। या अब बंधा हुआ किससे है? बिकॉज एवरीवन हैज समथिंग टू डू। लाइवलीहुड के लिए प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में कुछ ना कुछ करना होता है, तो कुछ बहुत भाग दौड़ वाला जिसका काम नहीं है। इफ वन हैज पैटर्नल एकर्स, पैटर्नल यानी पैतृक या एंसेस्ट्रल, यानी जो इनहेरिटेड लैंड है, जो हमें अपने पूर्वजों से मिलती है। इन अदर वर्ड्स कि उसको कमाना भी नहीं पड़ता। इट इज़, क्योंकि कमाने के लिए भी बहुत ज़्यादा फिर अगर इफ़ वन हैज़ टू मेक समथिंग न्यू, वन हैज़ टू रियली वर्क एक्स्ट्रा हार्ड, उसको अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है कुछ और अपनी लाइवलीहुड, जो आजीविका, उसके जो दैनिक खर्चे हैं, अपने परिवार के खर्चे हैं, उससे अलग अगर उसको कुछ बनाना है, कोई प्रॉपर्टी बनानी है, लैंड बनाना है, तो उसे और अधिक मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पर बिकॉज दिस लैंड इज इजीली और वी कैन से फॉर्चुनेटली अचीव्ड थ्रू दी एंसेस्टर्स, तो पूर्वजों ने दे दी है वो जमीन, उसके पास आ गई है। अ फ्यू पैटर्नल एकर्स, आपको पता है एक भूमि का टुकड़ा होता है, एकड़ ऑफ लैंड, इट इज लैंड इज मेजर्ड इन एकर्स। तो इफ दैट मैन इज हैप्पी हु हैज अ लैंड इनहेरिटेड फ्रॉम हिज एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स की स्पेलिंग आप नोट कर सकते हैं, ANCESTORS।
TORS, एंसेस्टर्स से, अपने पूर्वजों से उसने अगर कुछ ज़मीन कुछ प्राप्त कर ली है, एंड ही इज़ लिमिटेड, बाउंड मीन्स इज़ लिमिटेड, हिज ऑक्यूपेशन इज़ एग्रीकल्चर, उसको क्या करना है, उसको खेती करनी है और उसे उसी ज़मीन की देखभाल करनी है। अब हम वापस पहली लाइन को देखते हैं, हुज विश एंड केयर, विश वो चाहता, विश यानी इच्छा होना, तो वो चाहता भी वही है करना, एंड केयर यू कैन से हिज ऑक्यूपेशन, उसको करना भी वही है कि अपनी ज़मीन की देखभाल करनी है, विच बिलोंग्स टू हिम। अगर वो कहीं नौकरी करता है, इफ़ ही डज अ जॉब फॉर समवन, ही वर्क्स फॉर समवन एल्स, वो किसी और के लिए काम करता है, पर क्योंकि वो ज़मीन उसकी अपनी है, लैंड उसका अपना है, तो वो खेती भी अपने ही लिए करता है, एंड इट बिलोंग्स टू हिज एंसेस्टर्स, पैटर्नल प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, तो उसका एक इमोशनल वैल्यू भी उसके लिए होता है, क्योंकि उसको अपने माँ बाप या और बड़ों से वो चीज़ उसे मिली होती है। तो दैट मैन इज़ हैप्पी हु वर्क्स फॉर हिमसेल्फ, हु वर्क्स फॉर एग्रीकल्चर। अनदर मीनिंग कुड बी दैट कि वो अगर खेती करते हैं तो वो नेचर के कॉन्स्टेंट कनेक्शन में रहते हैं, एंड जनरली इट इज फाउंड पीपल हु आर इन कनेक्शन विद नेचर, दे आर मॉरली और स्पिरिचुअली मोर एलिवेटेड, वो नैतिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से प्रकृति से ज़्यादा जुड़े होते हैं, उनके नैतिक आदर्श और मूल्य जो हैं वो बेहतर होते हैं और लोगों के कंपैरिजन में। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, कंटेंट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर। अब इसको पहली लाइन से कनेक्ट करेंगे। एक तरह से पोप जो है वो परिभाषा दे रहे हैं हु इज द हैप्पी मैन, तो एंड ही इज ऑल्सो गिविंग द आंसर, तो ही दैट मैन इज हैप्पी हु हैज हिज पैटर्नल प्रॉपर्टी टू टेक केयर ऑफ। एंड उसके बाद थर्ड लाइन में एक और वी कैन से एक और डेफिनेशन वो सॉर्ट ऑफ दे रहे हैं, कंटेंट टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर, एंड दैट मैन इज हैप्पी हु इज कंटेंट। कंटेंट मीन्स सेटिस्फाइड, जो संतोष करता है, सेटिस्फाइड है। किस चीज से सेटिस्फाइड है? टू ब्रीथ हिज नेटिव एयर, टू ब्रीथ यानी सांस लेना, कि वो सांस ले रहा है कहाँ पे? हिज नेटिव एयर, नेटिव यानी देसी या अपने देश से संबंधित, तो जहाँ वो रहता है, जहाँ उसका घर है। जैसे मैंने कहा कि अगर किसी की पैटर्नल प्रॉपर्टी भी होती है तो उसका एक इमोशनल कोटिएंट भी होता है, तो उसका एक इमोशनल वैल्यू भी होती है, क्योंकि उसने देखा होता है बचपन से उन ज़मीनों पे, हिज पेरेंट्स आर वर्किंग ऑन दोज लैंड्स, दे आर रीपिंग हार्वेस्ट, वहाँ फसल उगाते हैं, उसको काटते हैं, एंड दे टॉयल ऑन दैट लैंड। तो बचपन से, क्योंकि उस बच्चे ने एज अ चाइल्ड ऑल्सो दैट मैन हैज सीन हिज parents or maybe his grandparents doing things, so he has a lot of memories associated with that piece of land, तो वो उसका अपना घर है, तो वहाँ he feels satisfied where he lives, he feel content, he feel satisfied to live in that native place, क्योंकि वो उसका अपना घर है, in his own ground, because that place belongs to him। वो जो लोग हैं वहाँ, वो भी he belongs to them, वो जनरेशन से they are living together, they love each other, वो एक दूसरे को रिगार्ड करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो the place and the surrounding both are compatible to that person, and that is why he will be happy in that place। तो ये काफ़ी डीप थॉट है जो इन्होंने अलेक्जेंडर पोप ने यहाँ दिया है। आई होप आपको इस सिंपल स्टैंजा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस द सेकेंड स्टैंजा ऑफ द पोएम। थैंक यू।